हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियोस में हमने ये चीज़ जाना है अबाउट द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। हमने साथ में 3 अलग अलग राइटर्स के बारे में पढ़ा है, चाहे वो जॉन जैक रूसो हो, मॉन्टेस्क हो या जॉन लॉक हो, जिन्होंने मिडिल क्लास को किस तरीके से इंस्पायर किया अपनी बुक्स के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को टेक ओवर किया। ये सब चीज़ इन डेप्थ हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा हिस्ट्री पे आते हैं, वहाँ ऐसा क्या हुआ था that led to the rise that led to the French Revolution. So today we'll focus on very important topic, that is the State General, जहाँ पे लुई 16 ने जो न्यू टैक्स को लागू करने की कोशिश किया था इन ऑर्डर टू रीपे द डेप्ट ऑफ 2 बिलियन लीवर, जो उसने लोगों से उठाया था इन ऑर्डर टू फ्री 11 कंट्रीज ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पढ़िएगा, देन विल डिस्कस ईच थिंग इन डिटेल। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा है कि लुई 16 हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस विच ही कुड नॉट डू अलोन। लुई 16 जो है टैक्सेस खुद इंक्रीज नहीं कर सकता था। हम इसी को बाद में देखेंगे, पहले इसको कहानी के रूप में समझ जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हमको ये पता है कि लुई 16 जो है उसको टैक्स बढ़ाना जरूरी था क्योंकि उसको 2 बिलियन लीवर का लोन रीपे करना था, बट वो अकेला ये चीज़ नहीं कर सकता था। उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, उस बॉडी को कहते थे हम लोग स्टेट जनरल, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या है? यहाँ पे हम जानते हैं कि फ्यूडल लॉ के अनुसार सोसाइटी को 3 अलग अलग सेक्शन बांटा गया है, क्लर्गी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट। यहाँ से कुछ मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स आते थे, वो हॉल में बैठते थे एंड दैट मीटिंग वाज हेड बाय द किंग। इस मीटिंग में ये सब मिलकर के किसी ना किसी टॉपिक पर डिस्कस करते थे और वोटिंग होता था, और उस वोटिंग के आधार पे वो नया लॉ लागू होता था या फिर नहीं लागू होता था। जो लुई 16 था वो जानता था कि नया लॉ, जो नया टैक्स जो लाना चाहता है उसको अकेले वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए उसने एक मीटिंग बुलाया स्टेट जनरल का, जहाँ पे 300 मेंबर्स, 300 मेंबर नोबिलिटी के, 300 मेंबर क्लर्गी के और 600 मेंबर थर्ड स्टेट के आए। इन सब को एक वर्साइलेस जो उनका पैलेस था उसमें एक हॉल में उनको बैठाया गया, जहाँ पे 300 मेंबर्स नोबिलिटी क्लर्की के अपोजिट साइड बैठे एक दूसरे को फेस करके, बाकी जो 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के उनको पीछे खड़ा कर दिया गया था, दे वर नॉट सीटेड। अब नोबिलिटी क्लर्की तो 300 बैठ गए। जो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे उनमें हर सेक्शन से थर्ड स्टेट से नहीं आया था। थर्ड स्टेट से वही बंदे जो पढ़े लिखे हैं, थोड़े प्रॉस्पेरस हैं, मतलब थोड़ा सा पैसे वाले हैं, थोड़ा सा उनके पास एजुकेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है, वही लोग थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उस मीटिंग में आए थे। पीजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिजन्स, लेबर्स जो थे वो लोग, और विमेन, इन तीनों का एंट्री उस हॉल में बंद था। तीनों जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द हॉल। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपना कंप्लेंट्स, अपना ग्रीवेंसेस, अपना डिमांड सामने नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, जो 600 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव गए थे थर्ड स्टेट से, जो पढ़े लिखे थे, उनके हाथ में करीबन 40,000 लेटर्स दिए, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा अपना ग्रीवेंस मतलब कंप्लेंट्स और डिमांड्स को रखा था, जो उस मीटिंग तक पहुँचाया गया। अब समझिए इस मीटिंग का रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू द फ्यूडल लॉ के अनुसार हम जानते हैं वहाँ पे टोटल कितने लोग हो गए रिप्रेजेंटेटिव्स में? टोटल तुम्हारे हो गए 300 नोबिलिटी, 300 क्लर्की और 600 आपका थर्ड स्टेट। दैट मीन्स इन टोटल देयर वाज अराउंड 1200 members, 300 from nobility, 300 from clergy, that is 600 and 600 from the third state, मिला के तुम्हारा होगा 1200 मेंबर्स थे। बट जब वोटिंग होता था तो ऐसे 1200 के 1200 वोट नहीं करते थे, उसमें क्लर्गी का एक वोट माना जाता था, मतलब जितने क्लर्गी आपस में डिसाइड करके बोले हाँ या ना, एक वोट उनका आएगा, एक वोट वैसे ही उसी प्रकार से नोबिलिटी का आएगा, एक वोट थर्ड स्टेट का आएगा। ठीक है, दैट मीन्स देयर विल बी ओनली 3 votes, नॉट ऑल। पूरे क्लर्गी को मिला के 300 लोग जो क्लर्गी के आए थे उन सबको मिला करके एक वोट माना जाएगा, पूरे 300 नोबिलिटी का मिला करके एक वोट आएगा, अब पूरे जो थर्ड स्टेट है 600
उनका एक वोट आएगा, 3 वोट्स आएंगे। बट इस बार थोड़ा डिफरेंट था। इस बार जो स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया गया, इसमें जितने भी थर्ड स्टेट्स के पढ़े लिखे प्रॉस्पेरस लोग गए थे एज ए मेंबर रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटिंग द थर्ड स्टेट, वो रूसो द्वारा लिखे गए बुक से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा जैसे पहले चलता आया था फ्यूडल लॉ में। अब क्या होगा, यहाँ पे 1200 लोग हैं, ईच मेंबर विल हैव द राइट टू वोट। दैट मीन्स जो पहले वोटिंग होता था 3 में कि क्लर्की का एक वोट, नोबिलिटी का एक वोट, थर्ड स्टेट का एक वोट, अब वो नहीं चलेगा। अब 1200 में से वोट निकलेगा, 300 क्लर्की, 300 नोबिलिटी और 600 थर्ड स्टेट। दैट मीन्स 1200 में से वोटिंग निकलेगा। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि जो क्लर्की के हैं, जो नोबिलिटी के भी लोग हैं, वो भी समझेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है, क्या नया टैक्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिकॉज दे वर हाईली इंस्पायर्ड बाय रूसो। राजा इस पर अग्री नहीं किया बिकॉज ही न्यू कि अगर ऐसा वोटिंग होता है देन वो टैक्स पास नहीं करवा पाएगा एंड उसके में पावर नहीं है कि वो अकेले टैक्स को लगा सके अकॉर्डिंग टू द फ्यूडल लॉ। इसलिए जो थर्ड स्टेट थे, जब राजा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, जो पुराने तौर तरीके से चल रहा था वैसे ही होगा, 3 वोट में ही वोटिंग होगा, तो थर्ड स्टेट ने बॉयकॉट कर दिया असेंबली को और वहाँ से वॉकआउट कर गए। ये आज हम लोग को पढ़ना है। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, तो आपको मैं सिंपल समरी दे दी समझाने के लिए। आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं सो दैट थिंग्स बिकम वेरी मच क्लियर टू यू। पहला पॉइंट क्या है वो समझा चुका हूँ। सेकेंड पॉइंट देखो, फॉर दिस ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। एक नया टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा, स्टेट जनरल। स्टेट जनरल एक बॉडी है। स्टेट जनरल इज अ बॉडी, पॉलिटिकल बॉडी, जहाँ पे 300 मेंबर्स ऑफ क्लर्की, 300 मेंबर्स ऑफ नोबिलिटी और 600 मेंबर्स ऑफ स्टेट जनरल, सॉरी थर्ड स्टेट से आते हैं, ये लोग फॉर्म करते हैं स्टेट जनरल। वेर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच सेक्शन, दैट इज क्लर्की, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट, वोटेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स। ये समझा चुके हैं। क्लर्की, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे जो कि स्टेट जनरल का बॉडी फॉर्म करते हैं, वहाँ पे वोटिंग होता है नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करें या ना करें उसको लेकर के। इससे पहले जो मीटिंग था इट वाज कॉल्ड इन द ईयर 1640। अभी जो मीटिंग है इट वाज समवेयर अराउंड 1798, बट इससे पहले जो मीटिंग हुआ था इट वाज इन द ईयर 1614, बहुत पहले। 300 members from the clergy and nobility were seated opposite to each other in a hall in Versailles। 300 members nobility के, 300 members clergy के, उनको बैठाया गया था अपोजिट फेसिंग ईच अदर इन द हॉल ऑफ वर्साइलेस respectively, while 600 member representative of third state was standing at the back। 600 जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो मेंबर्स थे, उनको पीछे खड़ा कर दिया गया था। The third state was represented by more prosperous मतलब थोड़ा wealthy and educated members, ठीक है, peasants, artisans and women। आर्टिजन और क्राफ्टमैन कह सकते हो, लेबर्स, मैकेनिक, व्हाटएवर, were denied entry to the assembly, but they listed their grievances and demands in 40,000 letters। grievances मतलब होता है complaints, उसको उन्होंने करीबन 40,000 लेटर्स में लिख के थमा दिया अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ये भी जाके आप मीटिंग बोलिएगा। अब समझो उसका फॉर्म वर्किंग कैसे है स्टेट जनरल का। यहाँ वर्किंग है, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैसे करता था स्टेट जनरल। अकॉर्डिंग टू द फ्यूडल लॉ, फ्यूडल लॉ के अनुसार ईच स्टेट काउंटेड फॉर 1 वोट। ईच स्टेट 1 वोट मतलब क्लर्की का 1 वोट, नोबिलिटी का 1 वोट, थर्ड स्टेट का 1 वोट। मेंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं बट वोट एक ही माना जाएगा। बट दिस टाइम, इस समय 1614 में ऐसा हुआ था, 1614 में ऐसा हुआ था, बट इस बार सिचुएशन बदला। बट दिस टाइम इंस्पायर्ड बाय रूसो, रूसो से इंस्पायर्ड होकर के द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे डिमांडेड वोटिंग टू बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। इस बार डिमांड किया रहा है कि पूरे असेंबली को वोट करने के लिए बोलिए ना, जो 1200 लोग हैं 1200 के 1200 वोट करें। ऐसा क्यों होगा 300 का 1 वोट, 300 का 1 वोट और 600 का 1 वोट, ये जायज़ नहीं हुआ है, नाजायज़ है। 1200 के 12 100 to 100 सब मिलके वोट करेंगे। द किंग डिडंट अग्री, राजा इस पर अग्री नहीं किया।
द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द मीटिंग इन प्रोटेस्ट। जो थर्ड स्टेट था वहां से निकल गया इन प्रोटेस्ट। ठीक है, इसको एक बार आराम से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। रीड योर NCERT बुक, go through my notes, watch the video. If you have still doubt you can contact me, but remember हिस्ट्री को आपको थोड़ा सा चीज़ों समझना है। एक कमेंट में मैंने पढ़ा था जहाँ पे उन्होंने एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो पहले मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये सब फैक्टर्स ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बट इनको एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें समराइज कर दूंगा मैं कि पॉलिटिकल फैक्टर क्या था, सोशल फैक्टर क्या था, इकोनॉमिकल फैक्टर क्या था, और इमीडिएट कारण क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था। इन सब को समझा करके मैं आपको क्लियर वो चीज़ भी कर दूंगा, घबराइए मत। ठीक है।